हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मृणाल सर का इकोनॉमिक कर रहे थे, है ना। पार्ट 20A तक कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 20B करेंगे, ठीक है। इसके पहले आप जो है 25 लेक्चर के आसपास आपका आ चुका है ठीक है। 20 से 25 लेक्चर प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, जरूर देखिए। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है राहुल बर्नवाल। मैं EPFO में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में और UPPCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। इसका फ्री PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसका अगर आपको PDF देखना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये मृणाल सर का इकोनॉमी दोस्तों, ये आपका UPSC प्रीलिम्स में 2023 जो आने वाला है 28 मई को, और EPFO का एग्ज़ाम जब भी होगा, ये दोनों में जो इकोनॉमी का पोर्शन होता है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब बिना इकोनॉमिक को पढ़े आपका ना तो UPSC प्रीलिम्स निकलेगा और ना ही EPFO निकलेगा, ठीक है। तो दोनों एग्जामों में सफलता प्राप्त करने के लिए, चूँकि मैं दोनों एग्जाम में सिलेक्टेड हूँ, एक बार मैंने मेंस लिखा है UPSC का, और EPFO में तो मैं सिलेक्शन ही हुआ है, फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। टोटल फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। इसके पहले वाला जो EPFO का वैकेंसी आया था उसमें, है ना। तो मैं चूँकि दोनों में सिलेक्टेड हूँ, तो आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, ये मृणाल सर का इकोनॉमी है जो PDF है, उसका ये PDF है, ठीक है। तो आज हम लोग लेक्चर 20B करेंगे। तो दोस्तों हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर जो है 448 तक जो है दोस्तों आसपास कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ये सब हम लोग नीर और रीर ये सब पढ़ा दिए थे, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा दिया था, IMF के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम लोग WTO से दोस्तों शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो पेज नंबर देखिए 448 से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर दोस्तों। आप देख रहे हैं जीरो IAS विद राहुल बर्नवाल, ठीक है। चलिए तो देखिए, आपको पता है कि ब्रेटन वुड्स जब कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों, कब हुआ था ये बताइए, तो 1945 के आसपास, ठीक है। तो उसी में ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रपोज किया गया था, लेकिन USA ने अपोज किया। तो अपोज किया तो फिर उसका नाम चेंज करके ITO नहीं बना, हम लोग को क्या बनना है उसकी जगह GATT। तो GATT बन गया। तो GATT कब बना, 1948 में बना, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद GATT में अलग अलग डिस्कशंस होता है, कोई भी मीटिंग होता है तो डिस्कशंस होता है। तो GATT में भी मीटिंग्स हुआ 1986 लेकर 93 तक, और फिर जाके हम लोगों को जो एक संस्था बना है दोस्तों, ठीक है, WTO, फिर हम लोग का 1994 में उभर के आया मराकेश ट्रीटी के बाद, ठीक है। तो 1986 से 93 खूब सारा डिस्कशन हुआ, ठीक है, ताकि हमको गुड्स को और सर्विस में ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, IPR को प्रमोट करना चाहिए, बौद्धिक संपदा अधिकार को। फिर जाके 1994 के आसपास मराकेश ट्रीटी, मराकेश कहाँ है दोस्तों बताइए तो कमेंट सेक्शन में। तो WTO जो है एक 1995 से काम करना शुरू हुआ। हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF का हेड क्वार्टर आपका वाशिंगटन DC है, ठीक है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है ना। तो WTO ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दोस्तों, इसका हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हर 2 साल में इसका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी संस्था यही है WTO के अंदर जो मीटिंग डिसीजन लेती है, ठीक है। हर 2 साल में इसका मीटिंग होता है, ट्रेड पे मीटिंग होता है, और हर देश जितने भी देश जाते हैं उसमें मेंबर हैं, उसका एक कंट्री का एक वोट होता है। जबकि हमने देखा था IMF और वर्ल्ड बैंक में जो वोट का परसेंटेज है वो डिसाइडेड है कि कितना उसने उसमें पैसा दिया है ना। तो यही जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो अपना डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करता है, ठीक है, ताकि उसको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को वो देखे। 2021 में WTO का जो न्यू डायरेक्टर जनरल था वो था नगोजी ओकोंजो-इवेला, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पहली महिला है और पहली अफ्रीकन WTO की चीफ थी, पहली अफ्रीकी महिला, और जो पहले अफ्रीका का आदमी मतलब इंसान जो इसका मेंबर है वो पहला यही थे। कौन थे, नाम था नोई, याद कर लो कुछ भी, नगोजी ओकोंजो-इवेला, ठीक है। तो ये है, बस आपको इतना ही ध्यान देना है। इसका दूसरा, इसका जो बॉडी इंपॉर्टेंट है वो है जनरल काउंसिल। तो ये तो आपका एक बार डिसीजन ले लिया, लेकिन उस डिसीजन को लागू करने के लिए डे टू डे मीटिंग होगा ना। जो भी डिसीजन, ये तो साल में एक बार मिला, लेकिन जो भी फैसला लिया उस पर तो 365 दिन साल पे काम होना चाहिए। तो जनरल काउंसिल उस पर विचार करता है और उसका काम करता है। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जिनेवा में। तो ये इंप्लीमेंट करता है जो भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो इसका 2 संस्था है, ठीक है। इसमें 2 संस्था है, एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो डिस्प्यूट को मामलों को निवारण करता है, और फिर उसका आप अपील कर सकते हो अपेलेट बॉडी में, ठीक है। और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी जो व्यापार का जो रिव्यू करती है, समीक्षा करती है, ठीक है। तो जनरल काउंसिल के फिर नीचे जो है कमेटी भी होती है अलग अलग पर्पज़ के लिए, एंटी डंपिंग के लिए, सब्सिडी के लिए, काउंटरवेलिंग मेजर्स के लिए। तो ये सब क्या होता है हम लोग अच्छे से आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो WTO का फंक्शन क्या है, वही है व्यापार को प्रमोट करना, और कोई भी देश अगर कुछ
पाबंदी लगा रहा है इंपोर्ट पे, उसको जो है क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो देखिए अब देखिए जो टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है दोस्तों, उसको कम करने के लिए टैरिफ बैरियर लगाया जाता है। टैरिफ मतलब टैक्स और बैरियर मतलब पाबंदी। तो ऐसी पाबंदी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे लगता है उसको हम लोग टैरिफ बैरियर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या टैरिफ बैरियर होता है। तो इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, टैक्स होता है, ड्यूटी होता है, सेस होता है, सरचार्ज होता है, जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है, ये सब है। ठीक है, अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एक टर्म होता है डंपिंग। डंपिंग का क्या मतलब है दोस्तों, मान लीजिए कोई चीज़ है चाइना में, कोई तेल में बाल में लगाने वाला तेल है, वो 100 रुपये में मिल रहा है चाइना के बाज़ार में, चाइना बेच रहा है। ठीक है, वही तेल को अगर इंडिया में वो 80 रुपये में बेच रहा है, बेचना चाहिए, चाइना में बेच रहा है 100 रुपये में, और सेम गुड्स को वो बेच रहा है 80 रुपये में, इसका मतलब वो अपना सामान को इंडिया में डंप कर रहा है। डंप मतलब क्या होता है, इकट्ठा करा रहा है कि भाई पूरा मार्केट में चाइना का सामान ही बिके। तो उसको रोकने के लिए इंडिया जो लगाता है दोस्तों एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या लगाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, मतलब कोई सामान है चाइना में ज़्यादा में बिक रहा है, इंडिया में कम रेट पे बिक रहा है, और सेम सामान है, तो उसको चाइना क्या लगाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, अच्छा दूसरा होता है, तो डंपिंग कर रहा है चाइना। दूसरा चीज़ होता है जब डंपिंग नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लो चाइना का कोई तेल है, ठीक है, वो 60 रुपये में, सॉरी वियतनाम में कोई तेल बन रहा है 60 रुपये में, ठीक है, और इंडिया में भी वो 60 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, सेम रेट पे। लेकिन क्या है कि इंडिया में जो नॉर्मल तेल बन रहा है, नारियल तेल, वो बहुत ज़्यादा रेट है, इंडिया का अपना तेल। वियतनाम क्या कर रहा है, जो तेल उसके में जो देश में, उसके देश में जो रेट पे बिक रहा था वही रेट पे इंडिया में बेच रहा है। ठीक है, वो डंप नहीं कर रहा है, तो उसको नॉट डंपिंग बोलते हैं। लेकिन फिर भी अगर इंडिया में मान लो, इंडिया का खुद पैराशूट का ऑयल जो हम लोग लगाते हैं निहार विहार, उसका रेट है 80 रुपये, और वियतनाम का रेट कितना है तेल का, 60 रुपये। ठीक है, तो इंडिया का सामान नहीं बिकेगा इंडिया के मार्केट में, वियतनाम वाला जो है तेल कैप्चर कर लेगा, डंप नहीं कर रहा है, दोनों पे सेम रेट है। तो उस समय इंडिया बचाने के लिए, अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए लगाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो याद रखिएगा, जब डंपिंग होगा, अपने देश में ज़्यादा में बिक रहा है, इंडिया में कम पे बेच रहा है जो देश, तो वो डंप कर रहा है, तो उस पर लगता है डंपिंग ड्यूटी। और जो डंप नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी उसका सामान जो है सस्ता है इंडिया के सामान से, तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। समझ में आ गया आपको दोनों, आपको काउंटर वेलिंग ड्यूटी समझ में आ गया, एंटी डंपिंग समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब उसके बाद आप एक बार इसको रीड कर लेंगे और कुछ नहीं। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक बॉडी होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसने एक लॉन्च किया आर्टिस्ट पोर्टल। आर्टिस्ट मतलब एप्लीकेशन फॉर रेमेडीज इन ट्रेड फॉर इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री एंड अदर स्टेक होल्डर। ठीक है, मतलब अगर किसी को कंप्लेन करना है कि सर वो वाला चीज़ इंडिया में डंपिंग हो रहा है, तो वो इस पोर्टल में जाके कंप्लेन कर सकता है। तो आपको डायरेक्ट क्या आ सकता है, आर्टिस्ट पोर्टल से क्या समझते हो, तो समझ देना ट्रेड व्रेड से रिलेटेड है, टैक्स वैक्स से रिलेटेड है, डंपिंग वम्पिंग से। समझ में आ गया। उसके बाद ये सब आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरे तो ये हमने क्या पढ़ा, ये एक तरह का क्या था दोस्तों, टैक्स था। और दूसरा बैरियर जो व्यापार पे लगता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे, उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। ये कोई टैक्स नहीं होता है दोस्तों, ये अलग तरह का पाबंदी होता है। ठीक है ना, बाधाएं होता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे लगता है। जैसे मान लीजिए कोई अपने देश में जो उसके घरेलू इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, तो इससे क्या होगा, उस देश का सामान बहुत सस्ता होगा, तो वो जिस देश में बेचेगा, ये वाली इंडस्ट्री दूसरे देश में बेचेगी तो वो सामान उसको सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन ये कोई टैक्स नहीं है, लेकिन क्या है, सब्सिडी दे दिया। कौन दे दिया, वहाँ की सरकार। ठीक है, जैसे देखिए मोदी है, टाटा नैनो बनवाया तो उसमें कोई छूट वूट दिया, तो टाटा नैनो अब 1 लाख की गाड़ी है। अब अमेरिका में ये गाड़ी तो मिलती नहीं है, कोई ऐसी कोई गाड़ी। तो अगर इंडिया वाला गाड़ी 1 लाख वाला अमेरिका में बिकेगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट को इस पर छूट नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया, कोई कुछ क्या दिया है, सब्सिडी, इसीलिए ये नॉन टैरिफ बैरियर है। उसी तरह पब्लिक प्रोक्योरमेंट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है कि अगर इंडिया, अगर कोई देश ये नियम बना दे कि हम कोई भी सामान लेंगे, ठीक है ना, उसका वो इंडिया की कंपनी से ही लेंगे, तो ये क्या किया, टैक्स नहीं लगाया इंडिया की कंपनी या अमेरिका की कंपनी में। कंडीशन क्या दे दिया कि कोई भी, हम मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, ये बोला कि हमको सामान चाहिए लेकिन ये इंडिया की कंपनी से लेंगे और यूएसए की और कोई देश की कंपनी से नहीं लेंगे, तो ये यूएसए कंपनी पर टैक्स नहीं लगाया, लेकिन कंडीशन ऐसा कर दिया यूएसए का जो भी सामान है वो इंडिया में नहीं बिकेगा, है ना, उस पर्पज़ के लिए। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब जब सरकार बोले कि हम कुछ चीज़ कुछ ही सामान से खरीदेंगे, कुछ ही कंपनी से खरीदेंगे कि वो देश का है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। अगर व्यापार में कुछ टेक्निकल बैरियर लगा दे कि भैया ये जो मान लो कोई किसी देश को पेंसिल लेना है,
ठीक है, पेंसिल का व्यापार करते हैं। ये पेंसिल अमेरिका जो है इंडिया में भेज रहा है अपने देश में। इंडिया ये बोल दे कि देखो हम वही पेंसिल लेंगे जिस पे जो है वो इतना लंबा होगा, इतना चौड़ा होगा, उसके बाद इसका जो नीब होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या कुछ टेक्निकल चीज़ लगा दिया। अगर यूएसए का सामान इस तरह का नहीं है तो वो वाला चीज़ इंडिया में जो है इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, है ना, कुछ बैरियर लगा देता है। जैसे कि यूएसए लगाता है कि इंडिया का जो आम है उस पर कोई भी पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, अगर पेस्टिसाइड होगा तो हम यूज नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे। उसी तरह कोई पोल्ट्री है मुर्गी उर्गी, अगर उसको इंजेक्शन दिया गया है तो उसको हम अमेरिका में नहीं मंगवाएंगे, है ना। तो ये टेक्निकल बैरियर है। अगला है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम मतलब कि हम जो है सब चीज़ को आने देंगे लेकिन कुछ अमाउंट से ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ टन से ज़्यादा, कुछ अमाउंट से ज़्यादा, ठीक है। तो एक तो टैरिफ बैरियर होता है जिसमें हम लोग टैक्स को देखते हैं, है ना, टैक्स। लेकिन कुछ ऐसा बैरियर होता है जो टैक्स नहीं होता है लेकिन फिर भी वो बैरियर का काम करता है, जैसे सब्सिडी है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, टेक्निकल बैरियर है, कोटा सिस्टम है। तो WTO जो है वो दोनों तरह के बैरियर को कम करने के लिए मतलब एम रखता है, लक्ष्य है उसका, दोनों तरह के बैरियर को, क्योंकि अगर ये सब बैरियर होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। इसलिए WTO का क्या काम है, व्यापार को प्रमोट करना। इसलिए वो दोनों तरह के बैरियर को क्या करता है दोस्तों, कम करता है, ठीक है, उसका वो सपना है, ठीक। अब देखिए WTO में कुछ एग्रीमेंट हुआ है, जैसे गैट। तो गुड्स के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है उसको गैट बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद सर्विसेज के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड सर्विसेज। तो ये सब जो एग्रीमेंट हुए हैं गैट मतलब जो भी गुड्स पे जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगता है दोस्तों, उसको वो कम करने की बात बोलता है, ठीक है। और सर्विसेज में भी जिस तरह से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर होता है उसमें कम करने का बात बोलता है। तो जो बैरियर होता है दोस्तों मैंने बता दिया, एक होता है टैरिफ बैरियर, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स और नॉन टैरिफ बैरियर मतलब सब्सिडी, ठीक, अभी आपने देखा। उसके बाद कोटा सिस्टम, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। फिर जो है आपका देखा पहले पब्लिक प्रोक्योरमेंट, वो भी नॉन टैरिफ बैरियर है। फिर क्वालिटी कंट्रोल कर ले कि बोल दे अमेरिका की कंपनी कि भैया देखो ये वाला अगर हम गेहूँ तो आपसे लेंगे तभी जब उसमें पेस्टिसाइड नहीं होगा, या इतना क्वालिटी का चाहिए या ऐसा चाहिए, तो क्वालिटी फिक्स कर दिया, है ना। तो वो भी एक तरह का क्या है, टैरिफ बैरियर नहीं है, नॉन टैरिफ बैरियर है, ठीक है। उसी तरह सब्सिडी जो भी है वो भी एक नॉन टैरिफ बैरियर है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग फिर आप हमको जो WTO है वो टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों बैरियर को कम करने का बात बोलता है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग जो है एग्रीमेंट साइन किए हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या क्या है, तो टैरिफ बैरियर कम करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो किसके लिए, गुड्स के लिए, ठीक है। नॉन टैरिफ और ठीक है, तो टैरिफ बैरियर के लिए क्या क्या है दोस्तों, हमारा गैट है गुड्स के लिए और गैट से सर्विसेज के लिए। और नॉन टैरिफ बैरियर को कम करने के लिए क्या क्या है, तो देखिए फॉर नॉन फूड मतलब जिसको हम खाएंगे नहीं, तो उसके लिए WTO में एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ठीक है। तो इसमें एग्रीमेंट संधि हुआ है, ठीक है, कि जो ट्रेड है, व्यापार है, उसके लिए हम टेक्निकल बैरियर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है हार्मफुल है या कुछ भी है तो उसके लिए इतना % से ज़्यादा अगर नहीं होना चाहिए, अगर इतना % से कुछ % से ज़्यादा हुआ तो हम उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह से एग्रीमेंट हुआ है देशों में, ठीक है ना। उसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर, कुछ मतलब टेक्निकल चीज़ है। तो ये हो गया नॉन, तो ये खाद्य सामान, खाद्य चीज़ और अखाद्य दोनों के लिए। तो खाद्य के लिए क्या है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं SPS, एग्रीमेंट ऑन SPM, है ना, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। मतलब जो खाने का सामान है उसमें इतने % से ज़्यादा जो है कुछ चीज़ नहीं होना चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, तभी हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये एक नॉन टैरिफ बैरियर है। फूड के लिए याद रखिएगा SPS, और नॉन फूड के लिए एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, ठीक है। और नॉन टैरिफ बैरियर में सब्सिडी के लिए क्या है, तो नॉन फूड के लिए है सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। काउंटर वेलिंग मैंने बता दिया, एंटी डंपिंग जो करते हैं ना, एंटी डंपिंग के जो उल्टा होता है काउंटर वेलिंग मेजर्स, ठीक। और फूड के लिए क्या है हमारा, सब्सिडी को कम करने के लिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, जो रेगुलेट करता है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें सब्सिडी कितना होना चाहिए, है ना। इसके लिए वो बॉक्स मैकेनिज़्म का यूज करता है, ठीक है। मतलब जितने भी सब्सिडी हैं दोस्तों उसको जो है बांटा गया है 3 कैटेगरी में, ठीक है। तो जो सब्सिडी क्लासीफाई है ग्रीन और ब्लू बॉक्स में, ठीक है। कुछ सब्सिडी है जो ग्रीन बॉक्स में है, कुछ सब्सिडी है ब्लू बॉक्स में है, ठीक है। ऐसे नाम दे दिया गया, ग्रीन मतलब क्या होता है चलो जाने दो। तो जो सब्सिडी ग्रीन बॉक्स में है और जो ब्लू बॉक्स में है वो अलाउ है इंडिया में। जैसे अगर किसान को सरकार सब्सिडी दे रही है रिसर्च के लिए या कैटल के वैक्सीनेशन के लिए तो अलाउ है। कुछ सब्सिडी जो एम्बर बॉक्स में है
उसको वो कुछ क्वांटिटी तक ही अलाउ है कि इससे ज़्यादा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। जैसे अगर सरकार सब्सिडी दे रही है फर्टिलाइज़र के लिए किसानों को, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, डीजल एमएसपी के लिए, तो वो कुछ अमाउंट तक ही अवेलेबल है, ठीक है। तो याद रखिए ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स किस चीज़ से रिलेटेड है, तो WTO में जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी दिया जाता है उससे रिलेटेड है। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स में जो भी सब्सिडी होता है वो अलाउ है, एम्बर बॉक्स में अलाउ है लेकिन कुछ लिमिट तक अलाउ है, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा ट्रिप्स भी है, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। तो इसमें क्या है कि IPR जो होता है दोस्तों, बौद्धिक संपदा अधिकार, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें टर्म रिलेटेड दोस्तों कंपलसरी लाइसेंसिंग, ठीक है, तो इसको बता सकते हैं अभी भी, लेकिन ये रिपीट होगा आने वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे बताना जो है ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ऑन फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स के लिए ट्रेड से संबंधी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है, कानून है, संबंधी उपाय है, ठीक है ना। उसके बाद और जो याद रखिएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ऑन फॉरेनर्स सिर्फ गुड्स के लिए है, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कोई फॉरेनर्स अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और गुड्स में, तो उसी से रिलेटेड है ट्रिम्स, ठीक है, सर्विसेज पे नहीं है, ठीक है। दूसरा फिशरी पे है भी है, मछली पालन पे अगर हम सब्सिडी देते हैं तो उसके लिए भी है। उसके बाद प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट होता है, ये क्या होता है, ऐसे देखो, एक होता है यूनिलैटरल मतलब जो एक आदमी के द्वारा होता है, दूसरा होता है मल्टीलैटरल जो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे लोग, तीसरा होता है प्लूरिलैटरल। तो जो यूनिलैटरल और मल्टीलैटरल के बीच होता है उसको बोलते हैं प्लूरिलैटरल। प्लूरिलैटरल में बहुत सारे आदमी नहीं रहेंगे, उसमें कुछ लोग होंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सब साइन नहीं करते हैं बल्कि कुछ लोग करते हैं उसको प्लूरिलैटरल बोलते हैं। जिसका एग्जांपल क्या है दोस्तों, एग्रीमेंट ऑन एयरक्राफ्ट, डेयरी प्रोडक्ट, बोविन मीट, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में 2020 में पूछा गया था, विथ रेफरेंस टू ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, बोला क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्या क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा सकते हैं, बोलिए, हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं भाई, क्यों नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या बोलता है कि क्वांटिटी पे, तो कोटा सिस्टम तो हम लगा ही सकते हैं ना क्वांटिटी पे, ठीक है ना। और वैसे भी देखिए ये नॉन टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ मतलब क्वांटिटी तो आता ही, हमने ऊपर पढ़ा था ना, अभी देखिए ये पढ़ा था कि नहीं, कोटा सिस्टम क्या है, कोटा सिस्टम क्वांटिटी पे है कि नहीं, देखिए यहाँ पे टन मतलब क्वांटिटी है कि नहीं। चलिए उसके बाद बोल रहा है दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू बोथ ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं दोस्तों, सर्विस पे नहीं है, सर्विस पे नहीं है, मतलब दूसरा मेरा गलत हो गया, ठीक है। अब पहला दूसरा ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या बचा, सिर्फ 1 और 3, दे आर नॉट कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सही है, वो कंसर्न नहीं होते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या जो है। तो दोस्तों जैसे ही आपने सर्विस वाला एलिमिनेट किया तो आपका ये भी ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी, ठीक है, 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही चला गया, ठीक है ना, मतलब दूसरा गया तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, मतलब 3 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, आंसर हो गया 1 और 3, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जो है प्रोहिबिटेड है दोस्तों, क्योंकि ये भी नॉन टैरिफ बैरियर है। दूसरा वो कंसर्न नहीं होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या रेगुलेशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड समटाइम्स द टर्म एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। तो क्या किसी से रिलेटेड दोस्तों, WTO से। कितना सिंपल क्वेश्चन था। द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, SPS मेजरमेंट, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एंड पीस क्लाउज आगे हम लोग पढ़ेंगे। आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसके रिस्पेक्ट में है, तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, WTO कहाँ है, ये हो गया। कितना आसान क्वेश्चन, ये फिर प्रीलिम्स 2015 में पूछा था। फिर बोला ट्रिप्स एग्रीमेंट पर्टेन्स टू, किससे रिलेटेड, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। फिर अगला क्या है, तो ये भी पूछा था CDS में आपका। फिर पूछा था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ WTO, तो बोला टू ऑर्गेनाइज मीटिंग ऑफ मेंबर टू अराइव एट ट्रेड एग्रीमेंट कवरिंग इंटरनेशनल ट्रेड। सही बात है, मीटिंग होता है हर साल 2 साल, ये सही है। तो हमारा ये ऑप्शन घट गया है क्योंकि उसमें 1 नहीं है। दूसरा टू इंश्योर मेंबर कंट्री कंडक्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस एज पर एग्रीमेंट साइन बाय द मेंबर। सही बात है, ऐसा जो लोग भी वो एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है ना, और जो भी हमारा व्यापार हो वो एग्रीमेंट के अनुसार ही हो, ये भी सही बात। फिर बोल रहा है टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू नेगोशिएट एंड सेटल डिस्प्यूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन मेंबर। सही बात है, इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी होता है। हमने बताया था कि मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस होता है उसके बाद एक जनरल कॉन्फ्रेंस होता है दोस्तों, है ना। कहाँ गया वो, 1 मिनट, देखिए
जनरल काउंसिल होता है, इसी में तो इसकी बॉडी होती है ना डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, मतलब ये भी हमारा सही है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए WTO में कितना आसान क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आराम से बनेगा। इकोनॉमिक्स बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स का और कोई भी एग्जाम का। अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना है तो बिना इकोनॉमी के नहीं निकलेगा, और मृणाल सर का PDF से बेटर इकोनॉमिक में आपको मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं जो अभी समझा रहा हूँ इतना आपको मज़ा आएगा प्रीलिम्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। ये जब कोर्स खत्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स वाला, फिर मैं 500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उससे आपका पूरा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ भी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी है कि आप सबसे पहले लेक्चर को सुनिए, तब आपको और भी मज़ा आएगा। तो देखिए दोस्तों क्या क्या डिस्प्यूट से रिलेटेड, ठीक है, तो ये इतना मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सा डिस्प्यूट्स इंडिया से रिलेटेड ज़रूरी है ना। तो खैर यह याद रखना है कि WTO के अंदर एक जनरल काउंसिल होता है। ठीक है, जनरल काउंसिल के अंदर ही एक होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, वो समझ लीजिए वो हाई कोर्ट के जैसा है। ठीक है, फिर हाई कोर्ट में फिर अपील आप कहाँ करते हो, सुप्रीम कोर्ट में। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो भी फैसला दिया उसका अगर अपील करना है उसके विरुद्ध में, तो हम अपीलेट बॉडी में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, चलिए समझ गए, बस इतना आप समझो। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी फाइनल बॉडी नहीं है, उसका हम अपील कर सकते हैं, और ये जनरल काउंसिल के नीचे में होता है। ठीक है, समझ गए, और बाकी आपको कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फिर ये काम का नहीं है कि इंडिया का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये सब छोड़ो। तो WTO का अपीलेट बॉडी आप समझ में आ गया, अपीलेट बॉडी जहाँ हम अपील करते हैं ये अपीलेट बॉडी है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लो, क्योंकि अपील बहुत हुआ है इंडिया की तरफ से यहाँ पे। तो ये परमानेंट बॉडी है, नॉर्मल बात है, परमानेंट ही तो रहेगा, है ना। तो डिस्प्यूट होता है जो भी, उसको वो डील करता है। ठीक, इसमें टोटल जो ओरिजिनल शुरू में 7 मेंबर होते थे, है ना, 7 मेंबर, 4 साल का उनका टर्म होता है और एक बार रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो भी संस्था में जो भी मेंबर होंगे, 7 मेंबर है, 7 मेंबर को अपॉइंट कौन करेगा, तो WTO में जितने भी मेंबर हैं वो कंसेंसस के रूप में, कंसेंसस मतलब मिला जुला के मत से एक जो है सॉल्व करते हैं। कोई देश जो है उसका नाम को अपोज नहीं करना चाहिए, मतलब कंसेंसस से लिया था, पूर्ण सहमत से। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया, ये आपका काम करनी, जो काम का है वो आपको याद रखना चाहिए कि परमानेंट है, 7 मेंबर होते हैं, 4 साल का टेन्योर होता है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, कंसेंसस से अपॉइंट होता है, बस। उसके बाद दूसरा है WTO में एक और चीज़ होता है मल्टी पार्टी इंटरिम आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म। ठीक है, मान लीजिए अपीलेट बॉडी में कितने लोग हैं, 7 लोग होने चाहिए। अब 7 लोग की जगह नहीं है, बहुत कम लोग हैं, तब क्या होगा, क्या फैसला नहीं लिया जाएगा क्या। ठीक है ना, तो देखिए जब WTO में अपीलेट बॉडी बढ़िया से काम नहीं करती है तो कुछ मेंबर, WTO के मेंबर ने एक नया चीज़ बनाया है जिसका नाम है मल्टी पार्टी इंटरिम आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, विवाद, है ना। तो आर्बिट्रेशन मतलब होता है निवारण, विवाद का निवारण। बॉडी बनाया है जो एक टेम्पररी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पा रही, इसमें स्टाफ संख्या कम है, तब जाके कुछ WTO के मेंबर ने एक मल्टी पार्टी इंटरिम आर्बिट्रेशन बनाया जो एक टेम्पररी बॉडी है। जिसमें कौन कौन मेंबर है दोस्तों, EU, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लस WTO मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि मल्टी पार्टी इंटरिम एग्रीमेंट MPIA क्या है। ठीक है, तो ये WTO से रिलेटेड है और एक मतलब डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। सब देश मेंबर नहीं है, इंडिया भी मेंबर नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो उसके बाद देखिए WTO में बहुत सारा मीटिंग हुआ है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे WTO में जो भी नेगोशिएशन होता है समिट वमिट के बारे में। तो पहला चीज़ हम लोग को कॉन्सेप्ट पढ़ना है मोस्ट फेवर्ड नेशन। सिंपल सा बात है। ठीक है, मान लो इंडिया जो है 0% टैक्स लेता है किस पे, जो भी कोयला मान लीजिए इंडिया मंगा रहा है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से 0% टैक्स लग रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जो है भारत के जूतों पे 0% टैक्स लगा रहा है। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन बन चुका है। ठीक है, जिस तरह से कोल्ड ट्रेड हम लोग करेंगे तो इंडिया जो है 0% लगाता है टैक्स इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के कोयला पे, और ऑस्ट्रेलिया जो है 0% टैक्स लगाता है इंडिया के जूते पे, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन है। मोस्ट फेवर्ड नेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अत्यधिक वरीयता वाले देश। ठीक, अच्छा, तो WTO एग्रीमेंट ये बोलता है कि हम जो भी ट्रीटमेंट मतलब जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ, मतलब एक देश उस मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसे ही व्यवहार उसको और भी बाकी देश के साथ करना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, कंडीशन यही है कि अगर हम आपको कर रहे हैं तो आप हमें भी करो। समझ में आया, अगर हम
आपको टैक्स में छूट दे रहे हैं तो आप हमको भी टैक्स दियो, तभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्राइटेरिया होल्ड करेगा। समझ में आ रहा है ना? तभी हम आपको ट्रीटमेंट वैसा ही करेंगे जैसा हम अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले देश को करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब अगर भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के सामान पे कोयले पे 0% टैक्स लगा रहा है, तो चाइना के पे भी 0% टैक्स लगाना चाहिए। कंडीशन यही है कि चाइना भी हम लोगों को सामान जो हम लोग चाइना को बेच रहे हैं उस पर 0% टैक्स लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के कोयले पे तो टैक्स उतना नहीं लगाता है, लेकिन चाइना के कोयले पे टैक्स बहुत लगाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तभी न्यूज़ में था कि इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दिया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इसको नहीं दिया है। ठीक है, तो इंडिया जो क्या किया, CRPF जब अटैक हुआ तो इंडिया ने MFN स्टेटस हटा दिया। ठीक है, कोई लीगल कंपल्सन नहीं है इंडिया पे, मतलब कानूनी रूप से बाध्य नहीं है इंडिया की जो है पाकिस्तान को MFN स्टेटस देने के लिए, क्योंकि वो जो है पाकिस्तान को अभी तक नहीं दिया है। जब तक दोनों एक देश दूसरे को नहीं देंगे तब तक एक देश अगर हटा लेता है MFN स्टेटस दूसरे से तो उसके लिए वो वैलिड होगा। ठीक है, चलिए, बोल रहा है MFN क्लाउज अंडर WTO रेजिम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बिटवीन नेशंस, है ना? हमने पढ़ा ना, भेदभाव नहीं करेंगे। कंडीशन क्या है कि हम जो है नॉट डिस्क्रिमिनेट, कंडीशन यही है कि एक देश दूसरे देश के साथ वैसे ही व्यवहार करे जिस तरह वो दूसरे देश के साथ करता है। कंडीशन यही है कि वो भेदभाव एक दूसरे में सामान में भेदभाव ना करें। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट उसी में है, मोस्ट फेवर्ड नेशन तो हम लोग पढ़ लिए। लीस्ट डेवलप कंट्री कौन है दोस्तों? तो देखिए, सबसे कम विकसित देश को कौन पहचान करता है? तो उसको पहचान करता है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UN का। ठीक है, अभी LDC देश कौन से है? सोमालिया, इथोपिया, कॉन्गो, इंडिया नहीं है। ठीक है, तो जब बोला अगर लीस्ट डेवलप कंट्री है उसको विकसित करना है तो उसको एक्सपोर्ट, जब तक वो कुछ सामान बेचेगा नहीं बाहर तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए WTO मेंबर जो WTO के एग्रीमेंट ये बोलता है कि हम लोग कोई भी सामान अगर लीस्ट डेवलप कंट्री से जा रहा है, मतलब लीस्ट डेवलप कंट्री कौन? सोमालिया, इथोपिया, कॉन्गो, अगर ये सामान जा रहा है USA में बिकने के लिए, ठीक है, तो इन सामानों पे USA जो है इन देशों के सामान पे, LDC के सामान पे कोई भी टैक्स नहीं लेगा, कोई भी कोटा कुछ नहीं लगाएगा। ठीक है, चलिए, और अगर ऐसा करता है तो कोई भी एग्रीमेंट का वायलेशन नहीं है, क्योंकि WTO खुद ही बोलता है कि कोई सामान LDC कंट्री से आएगा तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया? चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री किसको बोलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मतलब बहुत जो अमीर देश है, ठीक है, बहुत डेवलप देश है, जैसे USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड जो USSR और उसके इर्द गिर्द जो कंट्री है यूरोप के, उसको बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड, जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में थे। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री किसको बोलते हैं? जो बाकी देश बच गया, जो डेवलपिंग देश है, जो इमर्जिंग मार्केट है, जैसे ब्रिक्स कंट्री, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। रसिया नहीं, रसिया तो आपका सेकेंड वर्ल्ड है। ब्राज़ील, रसिया को छोड़ के इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब क्या है दोस्तों? थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक है, ग्लोबल साउथ क्या होता है? उसको भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कुछ जो है मुद्दा हुआ है इसके बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड मतलब बहुत अमीर देश, और थर्ड वर्ल्ड मतलब इंडिया जो मतलब ये समझ लीजिए कि विकसित देश है, डेवलप्ड नेशन है, और ये है डेवलपिंग नेशन। तो इनके बीच में कुछ मुद्दा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के बीच में और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बीच में क्या डिस्प्यूट है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मतलब डेवलप्ड देश ये चाहते हैं कि जो विकासशील देश है वो अपने बैरियर जो भी टैक्स लगाते हैं वो बहुत कम करे, ताकि आसानी से फर्स्ट वर्ल्ड का सामान, मतलब डेवलप्ड नेशन का सामान डेवलपिंग देश में आसानी से घुस पाए। और वहीं थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, जो इंडिया है, वो अमेरिका को ये बोलता है कि भैया तुम जो अपना ट्रेड रेगुलेशन वो सब और भी लिबरलाइज करो। ठीक है, ताकि इस तरह से कि थर्ड वर्ल्ड का सामान तुम्हारे एरिया में घुस पाए। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वाले ये बोलते हैं कि यार थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मेरा सामान आसानी से घुस पाए, इसलिए तुम टैरिफ कम करो। और थर्ड वर्ल्ड वाला बोलता है कि फर्स्ट वर्ल्ड को तुम जो भी बैरियर लगा के रखा है उल जलूल, वो तुम कम करो। इसी को लेके दोनों को क्या है दोस्तों? डिस्प्यूट है। ठीक है, और क्या बोलता है थर्ड वर्ल्ड वाला? विकासशील देश, डेवलपिंग नेशन फर्स्ट वर्ल्ड को ये बोलते हैं कि तुम हमको और पैसा दो, फाइनेंशियल हेल्प दो, है ना, और टेक्निकल हेल्प दो। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट चलते रहता है, दोनों एक दूसरे को गरियाते रहते हैं और बोलते रहते हैं। समझ में? चलिए, उसके बाद इसी में एग्रीमेंट में रिलेटेड एक है
फूड सब्सिडी एंड पीस क्लाउज, अभी पूछा था ऊपर में कि पीस क्लाउज किस चीज़ से रिलेटेड था, देखिए हमको दिखाए भी थे आपको ना, एक मिनट ये देखिए, बोल रहा पीस क्लाउज किस चीज़ से रिलेटेड था, तो हम लोग मारे थे WTO, तो पीस क्लाउज मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो चलिए पीस क्लाउज देखिए, तो देखिए WTO का जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है वो है, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग, उसको ये चाहिए कि वो अपना सब्सिडी को 5% और 10% कर ले, ठीक है। तो जितना भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है दोस्तों, उसका जो भी वैल्यू है, मान लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसका कुछ होगा, ठीक है, मान लीजिए 100 टन, ठीक है। तो बोल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कितना सब्सिडी दे सकता है, डेवलपिंग नेशन मात्र 5% फूड सब्सिडी दे सकता है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री कितना दे सकता है, 10%, ठीक है। तो ये बोला, लेकिन अब ये बताइए कि जो अमेरिका का एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था दोस्तों, कृषि उत्पादन, वो तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा, तो उसका 5% तो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उस अमेरिका को भले बोला गया कि 5%, लेकिन 5% किसका, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, कृषि उत्पादन का। तो इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम है कंपेयर टू अमेरिका, तो अमेरिका का 5% बहुत ज़्यादा होगा, मतलब अमेरिका का फूड सब्सिडी भले 5% है, लेकिन अगर 5% जिसका हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, चूँकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है अमेरिका का, तो उसका 5% बहुत ज़्यादा होगा। वहीं इंडिया का भले 10% बोल रहा है, लेकिन किसका, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किसका, भारत का, तो भारत का 10% बहुत कम होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसका मतलब फूड सब्सिडी इंडिया जो देगा वो कम होगा, अब फूड सब्सिडी जो भारत देगा वो कम होगा। तो इसको लेके दोनों देश के बीच में दोस्तों क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको लेके जो डिस्प्यूट हो गया कि नहीं भैया तुम्हारा 5% तो बहुत ज़्यादा है, मेरा 10% तो बहुत कम है ना, और इससे क्या होगा कि तुम्हारा सामान बहुत, तुम अपने किसानों को खूब सारा सब्सिडी दोगे, तो इंडिया बोला कि खूब सारा का सब्सिडी तुम दोगे तो इससे तुम्हारा सामान सस्ता होगा, और तुम अपना सामान को भारत के बाज़ार में पूरा भर दोगे, है ना, तो इससे हमारे किसान जो गरीब किसान है उनको लॉस होगा, ठीक है। तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, अमेरिका ये बोलता था कि यार तुम जो MSP पे ख़रीदता है किसानों से, इंडिया को बोला वो सब तुम बंद करो, और तुम जो गरीबों को 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये का अनाज डालता है वो सब तुम बंद करो। इसको लेके दोनों देश में जो है डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट हो गया तो फिर बाली में WTO का कॉन्फ्रेंस हुआ, 2 साल में एक बार होता है। तो 2013 में बाली में इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस हुआ, तो इंडिया बोला कि जब तक ये 5% और 10% वाला मुद्दा सॉल्व नहीं होता है तब तक हम जो भी है कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, इंडिया बोल दिया। फिर जाके WTO में पीस क्लाउज हुआ, पीस क्लाउज मतलब एक क्लाउज का नाम है पीस क्लाउज। पीस क्लाउज मतलब इससे क्या हुआ, जो भारत को अस्थायी बचाव या अस्थायी प्रतिरक्षा का मिला। पीस क्लॉज में ये बोला गया कि थर्ड वर्ल्ड नेशन जो है वो जितना उसको सब्सिडी देने का मन है फूड प्रोग्राम के लिए उतना देना है दे दो, ये 5% और 10% वाला है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद और क्या बोला गया कि USA और भी कंट्री उसमें इम्पोज नहीं कर सकती है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटी हम लोग पढ़ लिए, तो बोला कि USA जो है भारत के सामान पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगा सकती है। साथ ही साथ ये भी बोला कि USA और भी जो विकसित देश हैं वो WTO में जाके कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, पीस क्लॉज में जो विकासशील देश हैं दोस्तों, डेवलपिंग नेशन, उसको थोड़ा राहत मिल गया, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये था आपका पीस क्लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में देंगे, क्या क्या मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फूड सब्सिडी में एक से रिलेटेड एक चीज़ है केन्स ग्रुप। केन्स ग्रुप क्या होता है दोस्तों, तो ये केन्स ग्रुप एग्रीकल्चर कंट्री ग्रुप है जो एग्रीकल्चर के सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें कौन कौन देश है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, ब्राज़ील और कनाडा, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये देश ये चाहते हैं कि WTO मेंबर जो है अपनी सब्सिडी को कम करें, ठीक है। इंडिया पगला है जो यहाँ पे इसका मेंबर बनेगा, है ना। केन्स ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला चीज़ इससे रिलेटेड है बाली पैकेज एंड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA। तो देखिए बाली पैकेज, बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में मीटिंग हुआ किसका, WTO का। उससे कुछ चीज़ जो है मीटिंग के बाद कुछ निष्कर्ष निकला, कुछ समझौता हुआ। तो पहला है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA। तो क्या है TFA ये बोलता है कि जितने भी सदस्य देश हैं WTO के, वो अपना नौकरशाही और लाल फीताशाही कम करेंगे ताकि सामान का, गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग कंट्रोल कर पाएँ, देख पाएँ, है ना, मतलब अच्छे से हो पाए, इसलिए आप लाल फीताशाही नौकरशाही कम करोगे। उसके बाद बोला ऑनलाइन हम लोग पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे जो भी व्यापारी हैं आराम से परमिशन ले पाए, कस्टम ड्यूटी दे पाएँ। साथ ही साथ इंडिया और बाकी देशों ने इस एग्रीमेंट को 2016 में रेटिफाई कर दिया, और TFA 2017 से जो है लागू हो गया, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। फिर इंडिया ने इसको देख रेख करने के लिए कमेटी बनाया, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, ठीक है। उसके नीचे एक स्टीयरिंग कमेटी बनाया, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। TFA किसी से रिलेटेड, ट्रेड फैसिलिटेशन WTO से इंडिया साइन कर चुका है, ठीक है। पीस क्लॉज ऑन सब्सिडी इसी से रिलेटेड है। तो बाली एग्रीमेंट जब हुआ तो उसी में उभर के आया 2 एग्रीमेंट, एक ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट और पीस क्लॉज ऑन सब्सिडी। पीस क्लॉज मैंने आपको बता दिया है ना, जो 5% 10% वाला मुद्दा था उसको सॉल्व कर दिया, रिजॉल्व कर दिया टेम्पररी रूप में, ये सब है। तो इसी से लेकर क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में 2017 में पूछा गया था दोस्तों कि इंडिया ने रेटिफाई कर दिया ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑफ WTO, एकदम सही है। TFA इज ए पार्ट ऑफ बाली कॉन्फ्रेंस पैकेज ऑफ 2013, एकदम सही है। TFA केम इनटू फोर्स इन 2016। मैंने बोला यूपीएससी डेट में आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। 2016 ये आपको अगर पता है 2013 में हुआ था, 2016 में नहीं हुआ, कहाँ हुआ देखिए तो 2017, ठीक है। तुम्हारा ये गलत होगा 1 और 2, ठीक है, समझ में आया। अब कुछ और रिलेटेड है, नैरोबी पैकेज एंड SSM। SSM मतलब स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, मतलब विशेष सेफगार्ड मतलब क्या, बचाव, रक्षा और मतलब मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नैरोबी 2015 में जो केन्या में मीटिंग हुआ, ठीक है, WTO का, ठीक है ना। तो उसमें ये बोला कि जो पीस क्लॉज हम लोग देखे थे ना बाली कॉन्फ्रेंस में, बोला कि उसको हम लोग कुछ सालों तक बढ़ाते हैं, मतलब डेवलपिंग देशों को फ़ायदा होगा। फिर ये बोला कि जो भी सदस्य देश हैं, जो भी कृषि पे जो एक्सपोर्ट पे जो सब्सिडी देते हैं उसको कम करना पड़ेगा। जो विकसित देश हैं उसको बोला कि तुरंत आप एग्रीकल्चर पे जो एक्सपोर्ट पे जो सब्सिडी देते हैं उसको बंद करो। और तीसरे देशों को बोला कि आपको टाइमलाइन दिया गया कि ठीक है इतने समय बाद आपको जो है इसको बंद कर देना है। फिर ये बोला गया कि अगर पहला देश मतलब विकसित देश, डेवलप्ड नेशन, अगर डेवलपिंग नेशन में सामान को भेजते हैं चीप रेट पे, तो डेवलपिंग देश जो है उससे बचने के लिए स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म ले सकता है, जिसके तहत वो डेवलप्ड देशों से आने वाले सस्ते कृषि सामानों पे टैक्स को लगा सकता है टेम्पररी रूप से। इसी को बोलते हैं दोस्तों स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। बात समझ में आया। जब भी डेवलप्ड देश सस्ते कृषि उत्पाद को डेवलपिंग देश में भेजेंगे तो डेवलपिंग देश उससे बचने के लिए, किसानों को बचाने के लिए टेम्पररी रूप से टैक्स लगा सकता है, टैक्स, ठीक है। तो डेवलपिंग देश क्या लगा सकते हैं, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ठीक है। तो एक प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट था दोस्तों जो 1996 में साइन हुआ था। तो उसका मकसद यही था कि जो भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस लगाते हैं आईटी प्रोडक्ट पे, आईटी प्रोडक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पे, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, एबोलिश करेंगे। तो WTO में इसको लेके बहुत सारा डिस्कशन हुआ और मेंबर जो है इसको बहुत सारे बोला गया कि साइन करने के लिए। इंडिया ने भी साइन कर लिया 1997 में, लेकिन इसका बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग, सामान को मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम करता है, तो भारत को इससे फ़ायदा नहीं हुआ किससे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट से दोस्तों। तो इसको लेके इस पर भी बात हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको पीस क्लाउड समझ में आ गया, बाली कॉन्फ्रेंस समझ में आ गया, मोटा मोटी नैरोबी पैकेज समझ में आ गया। चलिए उसके बाद 2017 में ब्यूनस एयर्स समिट हुआ। ब्यूनस एयर्स कहाँ है दोस्तों, अर्जेंटीना में, ठीक है। इसमें कुछ इसमें बड़े आउटकम उभर के नहीं आए, तो इसको जानना ज़रूरी नहीं है। कजाकिस्तान समिट हुआ, ये कैंसिल हो गया कोविड के कारण, ठीक है। उसके बाद कजाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, अस्ताना, और नया नेम क्या है इसका, नूर सुल्तान, ठीक है। उसके बाद WTO का समिट हुआ दोस्तों 2022 में जेनेवा में, जो WTO का हेड क्वार्टर भी है, ठीक है। तो क्या क्या इसका आउटकम आया, तो ये बोला कि देखिए 1998 में WTO के मेंबर ने ये एग्रीमेंट लिया था कि हम लोग जो है कस्टम ड्यूटी जो है नहीं लगाएंगे, किस पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पे, ठीक है। जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मतलब क्या, जो भी ई-कॉमर्स का जो भी डेटा है, जो भी मोरेटोरियम है, उस पर हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। रिसेंट ईयर में देखा गया कि ग्लोबल जो ये जो ट्रेड है दोस्तों किसका, इकोनॉमिक ट्रांसमिशन का, जैसे मूवी का, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये ना अमेजन प्राइम, ये सब का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया। तो 98 में टैक्स नहीं लगाओगे आपको चलेगा, क्योंकि उसमें ये सब नहीं था, तो टैक्स पे आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये जब इतना सारा हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, इनको फ़ायदा हो रहा है और इंडिया के लोग उतना मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इंडिया और अफ्रीका ने बोला कि भैया ये जो आप छूट दे के रखे हो, ई-कॉमर्स पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसको आप जो है ख़त्म करो, ठीक है। लेकिन WTO इसको बोला कि हम इसको 31 मार्च 2024 तक जो है कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो मोरेटोरियम लगता है ई-कॉमर्स पे, उस पर जो है WTO में बोला गया कि 2024 तक उस पर हम जो है टैक्स नहीं लेंगे, उसके बाद लेंगे, ठीक है। इंडिया और अफ्रीका इसको अपोज कर रहा है, ठीक है। उसी तक कोरोना वैक्सीन पे, ये सब पे आपको छोड़िए, काम का नहीं है, ये भी सब काम का नहीं है, ठीक है।
हाँ, फिश सब्सिडी काम का है कि WTO में एग्रीमेंट हुआ ऑन फिशरी सब्सिडी, ताकि जो हार्मफुल सब्सिडी हम लोग देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा ये मत्स्य मतलब हम लोग मछली निकालते हैं ना, ज़्यादा अगर सब्सिडी दोगे तो बड़े बड़े नाव जहाज़ वाले यूज करेंगे और सब पूरा मछली निकाल देंगे, उससे पूरा इकोलॉजी जो है पूरा डैमेज हो जाएगा। तो उसको लेकर WTO में सब्सिडी जो है एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग हार्मफुल सब्सिडी को रोकेंगे, ताकि हमारा जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू अर्थ नीला अर्थव्यवस्था वो प्रमोट हो और सस्टेनेबल यूज कर पाएँ ओशियनिक रिसोर्स का। जो भी समुद्री संसाधन है उसको जो है बढ़िया से इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए यूज कर पाएँ, ये बोला गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है WTO का अब मछली के लिए क्या क्या सब्सिडी है, तो देखिए एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडी 2022 में हुआ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, कंफ्यूज करने के लिए कुछ और भी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें जो बोला गया है ना, 3 टाइप की सब्सिडी को प्रोहिबिट किया गया। पहला है IUU फिशिंग, मतलब जो फिशिंग इलीगल हो, मतलब गैर कानूनी हो, अनरिपोर्टेड हो, आप किसी को बताओ नहीं, और अनरेगुलेटेड हो, उस पर सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी ऑलरेडी जहाँ से मछली पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दोहन हुआ, अति दोहन हुआ है, तो वहाँ पे आपको फिशिंग अगर आप करोगे तो उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो भी हाई सीज है दोस्तों, हाई सीज क्या होता है, वो किसी का नहीं होता है, मतलब खुला समुद्र, ओपन सीज, तो उस पर अगर आप अनरेगुलेटेड फिशिंग करोगे, अनियंत्रित, तो भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये अनरेगुलेटेड सी पे नहीं मिलेगा, जो एरिया अति दोहन हो गया उसमें नहीं मिलेगा ना, IUU पे नहीं मिलेगा, इलीगल, अनरिपोर्टिंग एंड अनरेगुलेटेड पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि 2022 में फिश पे सब्सिडी हुआ है। ठीक है, उसका ये काम का नहीं है दोस्तों, ये सब काम का नहीं है। ठीक है, ये सब काम का नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा था CDS 2014 में कि बोला है WTO डील्स विद ग्लोबल रूट ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। सही है, WTO में एग्रीमेंट होता है, ट्रेड होता है, ट्रिप्स देखें हम लोग SPS देखें 1 मिनट, एक्सक्यूज मी दोस्तों, गला सूख के पानी पीता हूँ। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, द गोल ऑफ द WTO इज़ टू हेल्प प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स कंडक्ट द बिजनेस। सही बात है, WTO का रोल तो है ही है कि जो सामान और जो सर्विस सेवा सामान जो बनाते हैं उसके प्रोड्यूसर हों, एक्सपोर्टर हों, उसको अपना आसानी से बिजनेस कर पाएँ, यही है उसका रोल, है ना, ट्रेड रेट को प्रमोट करता है ये। उसके बाद WTO विच इज़ ए सक्सेसर बॉडी ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड केम इनटू बीइंग फॉलोइंग द उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन। नहीं दोस्तों, उरुग्वे राउंड किसे था क्या, नहीं, माराकेश ट्रीटी ऑफ एग्रीमेंट था। तो ये हमारा तीसरा गलत होगा। ठीक है, तीसरा गलत हुआ, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। एक मिनट थोड़ा और देखते हैं इसको थोड़ा सा। WTO देखिए सक्सेसर बॉडी है, उरुग्वे राउंड से तो हुआ था, लेकिन ज़्यादा इसमें सही होता दोस्तों माराकेश, लेकिन ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है कि जिसमें 3 गलत हो, और 3 गलत करते हैं तो 1 to 4 होगा। लेकिन बोला WTO डिस्टेंसेस इटसेल्फ इन फ्रेमिंग ऑफ रूल्स ऑन ट्रेड इन IPR। बोला WTO ने IPR पे कोई कानून नहीं बनाया है दोस्तों। ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, तो ये तो सही है, मतलब 4 सही है, 4 सही है, तो तीनों ऑप्शन में 4 है। लेकिन अगर हम तीसरा को गलत करते हैं तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं दोस्तों ना। 1 to 4, हाँ ठीक तो है, सही तो है दोस्तों, ठीक है ना, ये होगा आंसर, है ना, 1 to 4, 1 सही है, ठीक है, 2 भी सही है, और तीसरा गलत है क्योंकि माराकेश ट्रीटी से हुआ था, उरुग्वे राउंड से नहीं हुआ था, ये हमारा गलत है। तो तीसरा गलत है तो हमारा ये आंसर हो गया डायरेक्ट 1 to 4। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब ट्रेड को लेके व्यापार के अलग अलग समझौते होते हैं, उसके प्रकार देखते हैं, बहुत आसान है। पहला समझौता अगर होता है जिसको बोलते हैं अगर पार्शियल स्कोप एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 देश हैं A और B, ठीक है, तो इसमें कुछ सामान को लेके दोनों देश में एग्रीमेंट होता है कि हम जो भी सामान हल्का, जो भी थोड़ा मोड़ा सामान लेंगे, मान लीजिए जैसे ये ग्लूकॉन डी इसको बेचा, इसको चप्पल बेचा, ये जूता बेचा, तो कुछ फिक्स सामान पे जो है बोलेगा दोनों देश कि हम जो है टैरिफ अपना टैक्स को कम करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल स्कोप एग्रीमेंट, आंशिक व्यापार समझौता। बात समझ में आया। दूसरा है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो ग्रुप होता है वो और ज़्यादा होता है, मतलब सामान जो होता है और ज़्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब लगभग सभी सामान पे जो एक देश से दूसरे देश के बीच में हो रहा है, अगर एग्रीमेंट हुआ है PTA या FTA, तो हम लोग बोलेंगे कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। प्रेफरेंशियल स्कोप में कुछ सामान पे करते हैं, समझ में आया, एकदम सही है। उसके बाद दोस्तों, तो देखिए दोस्तों बहुत आसान है, प्रेफरेंशियल में कुछ सामान पे करते हैं, ज़्यादा सामान से पे करेंगे या बहुत और सभी सामान पर करेंगे तो उसको प्रेफरेंशियल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, उससे बड़ा होता है आपका सेका
कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देखिए सबसे छोटा होता है पार्शियल, उससे बड़ा अगर कर रहे हो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे बड़ा कर रहे हो तो सेपा, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, उससे बड़ा कर रहे हो तो सेका, ठीक, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो जो सेपा है दोस्तों, सेपा में ज़्यादा फीचर होता है, ठीक है, सेपा में ज़्यादा फीचर होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका आया प्रेफरेंशियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर आ गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, फिर आ गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर आ गया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, फिर आपका आ गया कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन होता है, कुछ सामान पे टैक्स दिया जाता है, बाकी पे छोड़ दिया जाता है। फ्री ट्रेड में लगभग पे होता है, उससे बड़ा आपका होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फिर होता है कस्टम यूनियन जिसमें सामान भी नहीं होता है और भी चीज़ होता है, कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है थोड़ा वो देख लेंगे, फिर हम लोग इसको एंड करेंगे दोस्तों। तो देखिए, तो कस्टम यूनियन जो ये है दोस्तों, कस्टम यूनियन कहाँ गया, ये जानना ज़रूरी है। तो कस्टम यूनियन में क्या होता है, जैसे ए देश है बी से व्यापार कर रहा है, ठीक है, तो इसमें ए और बी के बीच में तो टैक्स जो होगा दोस्तों, वो तो आपको जो होगा सो होगा, एकदम फ्री टैक्स। लेकिन सी देश के साथ ए भी व्यापार कर रहा है और सी बी भी कर रहा है, तो ये बोला गया है कि अपने में तो आप फ्री करोगे ही, लेकिन बाकी देश के साथ जो आप कर रहे हो ना, कॉमन देश के साथ, इसके साथ सी भी व्यापार कर रहा है, बी भी कर रहा है और ए भी कर रहा है। तो ए और सी के बीच में जो टैरिफ होगा और बी के और सी के बीच में जो टैरिफ होगा वो कॉमन होगा। अगर 5% बी जो है सी के सामान पे टैक्स ले रहा है, तो ए भी सी के सामान पे 5% ही टैक्स लेगा। उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम यूनियन। बात समझ में आया? अपने में तो जो रहेगा सो रहेगा, जो थर्ड कंट्री होगा, जो इसके में सदस्य नहीं होंगे, उसके साथ भी वो कॉमन टैरिफ लेगा, उसी को हम लोग कस्टम यूनियन बोलते हैं। एग्जांपल है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी या कैरिबियन कम्युनिटी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है कॉमन मार्केट। इसमें ये वाला देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़े बताइए, पीसीए। तो पीसीए का जो भी विशेषता है वो एफटीए में रहेगा ही, एफटीए का जो विशेषता है वो इसमें रहेगा सेका में, सेका का जो विशेषता है वो सेपा में रहेगा, सेपा का जो विशेषता है वो कस्टम यूनियन में रहेगा। कस्टम यूनियन का से बड़ा क्या होता है दोस्तों, कॉमन मार्केट। तो कस्टम यूनियन की विशेषता कॉमन मार्केट में रहेगी, और कॉमन मार्केट से बड़ा क्या है, इकोनॉमिक यूनियन। तो इकोनॉमिक यूनियन में किसका विशेषता रहेगा, कॉमन मार्केट में। तो जो उससे बड़ा होगा उसका छोटा वाला चीज़ का विशेषता उसमें रहेगा। तो हम लोग कस्टम यूनियन पढ़ लिए। कस्टम यूनियन मतलब अपने साथ तो टैक्स तो फ्री होगा, लेकिन बाकी जो दूसरे देश होंगे जो सदस्य नहीं होंगे उसके साथ सामान्य टैक्स होगा, कॉमन टैक्स होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कॉमन मार्केट। तो कॉमन मार्केट में कस्टम यूनियन तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ ही होगा जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या बोलते हैं, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप। तो वो भी देशों के बीच में फ्री में मूवमेंट होगा। सिर्फ टैक्स हम लोग नहीं देखेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि यार लेबर हो, लैंड हो, कैपिटल हो, सबका मूवमेंट जो है फ्री रूप से होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, मर्कोसर। मर्कोसर किसका ग्रुप है, साउथ अमेरिका में जो भी देश हैं दोस्तों, उनका कुछ देशों का ग्रुप है मर्कोसर, ठीक। तो हम लोग देख लिए कि कस्टम यूनियन में क्या होता है, जो बाकी नॉन मेंबर है, जो सदस्य नहीं, उसके साथ कॉमन टैक्स होगा। कॉमन मार्केट में क्या होगा, फ्री लेबर जो रहता है, लैंड लेवल कैपिटल प्रोडक्शन का, उसका भी मूवमेंट होगा, ठीक है। अब है इकोनॉमिक यूनियन। तो इकोनॉमिक यूनियन में क्या होगा, सिर्फ आपको लेबर का मूवमेंट ये सब नहीं होगा सही, वो सब तो होना ही होना है। इसके अलावा उनका कॉमन करेंसी होगा दोस्तों, उनका क्या होगा, कॉमन करेंसी होगा। बात समझ में आए? उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक यूनियन। सेम फिजिकल पॉलिसी होगा, उनका अपना एक पार्लियामेंट होगा, इकोनॉमिक पार्लियामेंट। कॉमन जो बैंक होगा, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में उसका अपना पार्लियामेंट है, पूरे ग्रुप का एक पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट बोलते हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक है ना। कॉमन मार्केट का फीचर तो होगा ही इसका। इसके अलावा कॉमन करेंसी जैसे यूरो है उनका, है ना, कॉमन टैरिफ। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो ये इंटीग्रेशन का तरीका है कि फ्री ट्रेड में सबसे लो लेवल पे ये होता है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, और सबसे बड़ा ये। बात समझ में आया? सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों। आशा करता हूँ कि सब समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग ये तो पढ़ लिए दोस्तों। उसके बाद देखिए तो एक मिनट देखिए, तो ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट में हम लोग देख लिए कि अगर पार्टिसिपेंट के हिसाब से होगा तो 2 देश के बीच में होगा तो बायलैटरल, उससे अधिक होंगे तो रीजनल, और बहुत सारे होंगे तो मल्टीलेटरल। फिर ये वाला हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद RCEP सब के बारे में जो भी दोस्तों हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे, जैसे जैसे लेक्चर आते रहेगा, है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया मॉरिशस के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेस्का, ठीक है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
पूछ सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट न्यूज में था, ये किन देशों के बीच में हुआ? तो हुआ इंडिया मॉरिशस के बीच में, जो 1 अप्रैल 2021 से जो है लागू हो गया। तो जो 300 सामान है जो ठीक है, जो इंडिया से जो है एक्सपोर्ट होगा उसको मॉरिशस में कम टैक्स लगेगा, ठीक है, और 600 मॉरिशस के सामान को इंडिया में कम टैक्स लगेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इंडिया और यूएई के बीच में सेपा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो यूएई बोला कि कुछ सामान पे हम जो है आपको टैक्स घटाएंगे, और इंडिया बोला कुछ चीज़ पे हमको टैक्स घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब जानने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ है इक्टा, ठीक है, पूछ सकता है कि इक्टा न्यूज में था, किसके बीच में हुआ? तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट किसके बीच में? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। तो ये सब जानने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब काम का नहीं है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है इंटरिम या अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट, शादी से पहले सगाई। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, ए देश है, बी देश है, ठीक है, अभी इनको जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है, लेकिन ये शुरुआती रूप में देखना चाहते हैं कि भैया कौन कौन सा चीज़ पे हम लोग अभी फ्री ट्रेड नहीं करेंगे, पूरे सामान पे हम लोग देखेंगे यार कौन कौन किस किस चीज़ पे हम लोग जो है शुरुआत कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम या अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पे कुछ सामान पे, ठीक है, हम लोग टैक्स को कम करेंगे, फिर अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो धीरे धीरे करके हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, काम का नहीं है, फालतू क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद देखिए हम लोग कुछ देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और भी देखेंगे TPP, TP11, TATIP, IPEP, EF, RCEP, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले TTIP देखते हैं। तो इसका नाम है ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पैक्ट। ट्रांस अटलांटिक मतलब जो अटलांटिक का एरिया है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन उसके आसपास है। तो ये USA और EU का जो है एग्रीमेंट है, ठीक है। TTP के जैसा ही है, जिसमें बोला है कि हम लोग टैरिफ कम करेंगे और आसानी से इन्वेस्टमेंट को आने जाने देंगे। अभी ये साइन नहीं हुआ है TTIP, ठीक है। TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये दोस्तों फेल हो गया, ठीक है। USA ने प्रपोज किया था कि हम लोग जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे 12 देशों के साथ। तो कौन कौन देश है इसमें? US, जापान, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मैक्सिको, चिली एंड पेरू। मतलब आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कुछ कुछ देश इसके मेंबर है, और जापान भी मेंबर है, मलेशिया भी है, वियतनाम भी है, सिंगापुर भी है, ठीक है, ब्रुनेई भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा और मैक्सिको, ये आपका हो गया साउथ नॉर्थ अमेरिका से, और चिली और पेरू हो गया साउथ अमेरिका से, और USA तो है ही, ठीक है। तो ये लोग भी बोलते थे कि हम लोग टैक्स वैक्स जो है कम करेंगे और लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब का मूवमेंट को आसानी से बढ़ाएंगे। लेकिन ट्रंप ये बोला कि यार ये अच्छा चीज़ नहीं, इससे अमेरिका को लॉस हो रहा है, तो ये अमेरिका निकल गया उससे, है ना। तो फिर ये जो बॉडी है वो काम की नहीं रही, ठीक है। फिर जाके TPP-11 का बात बोला जा रहा है। 11 का मतलब अमेरिका हट जाएगा TPP से। TPP में टोटल 12 देश है, अमेरिका हट जाएगा तो किसका बात होगा? TPP-11 और CPTPP। तो कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, लेकिन अभी तक जो है इस पर उतना बात नहीं हुआ है। बस याद रखना है कि इसमें USA नहीं है, कि USA हट गया। अच्छा, उसके बाद इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, है ना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसमें BPSC मेंस में क्वेश्चन इसे पूछा था दोस्तों, ठीक है। तो USA इसको लॉन्च किया था जब क्वाड में मीटिंग हुआ था ना। क्वाड मतलब 4 देश हैं इसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, US है और जापान है। तो टोक्यो जापान जब मीटिंग हुआ था तो वहाँ के राष्ट्रपति जो थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, IPEF का विचार रखे थे, है ना। तो ये चीज़ है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें ये कोई ट्रेड का एग्रीमेंट नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना। दिस इज़ नॉट ए ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें 4 पिलर हैं। क्या क्या है कि सप्लाई चेन को सही करना है। सप्लाई चेन मतलब क्या होता है? आपूर्ति श्रृंखला। आपको पता है कि जब कोविड-19 हुआ तो उसमें पूरा चीज़ हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट है, तो उससे क्या हुआ, पूरा इकोनॉमी पूरे विश्व का क्रैश कर गया। तो ये लोग बोल रहे कि ऐसा हम लोग सप्लाई चेन बनाएंगे जो आपस में बहुत क्या होगा, स्ट्रांग होगा, फ्लेक्सिबल होगा। उसी तरह क्लीन एनर्जी, कार्बनाइजेशन पे क्या होगा, टैक्सेशन। मेन आपको याद रखना है कि IPEF नॉट ए ट्रेडिशनल एग्रीमेंट, और इसमें 4 देश मेंबर हैं, बाकी और कोई मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 4 पिलर है, ठीक है। तो फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, इंडिया इसको ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, इसको, ठीक है। नहीं पूछेगा कभी, बस आप ऐसे ही देख लो ठीक है। तो ये आप छोड़ दो, काम का नहीं है, मेंस के काम का है।
अगला टॉपिक है दोस्तों RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये टोटल जो है इसमें 10+6, 10+6 लोग थे, ठीक है। लेकिन अब इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं रहा, है ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो आपको ध्यान देना कि ये प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 10 तो एशियान देश हैं। एशियान देश मतलब कौन कौन से देश, मैंने आपको याद करवाया था, BPL, TV, MIMCS, ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया एंड सिंगापुर। ये जो है 10 देश एशियान के मेंबर हैं। तो ये जो 10 देश एशियान के थे और बाकी 6 देश ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात बोला जा रहा है। पूरे ये जो ग्रुप है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप दोस्तों, ये पूरे विश्व का GDP का 25% है, 30% ग्लोबल ट्रेड है। इसका भी वही काम है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को कम करना, IPR वाईपीआर को प्रोटेक्ट करना। लेकिन इंडिया इसको ज्वाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया का, तब देखिए इसमें मेंबर एक चाइना, अगर फ्री ट्रेड हो जाएगा तो इंडिया का और चाइना का जो है ट्रेड बढ़ेगा। लेकिन इंडिया तो उतना सामान बेचता नहीं है चाइना को, तो इंडिया का जो डेफिसिट है दोस्तों और बढ़ता, ठीक है, चाइना के कारण। तो इंडिया बोला हम उनको यहाँ से नहीं हटना है, नहीं मतलब इस ग्रुप में शामिल नहीं होना है, ठीक। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये बोल रहा है कि यार दूध पे भी जो है फ्री ट्रेड हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का सामान जो है किस पे जाएगा, इंडिया में, और इंडिया के किसानों को नुकसान होगा कि हम लोग किसान छोटे छोटे हैं, उतना दूध ही सब उत्पादन नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में के बड़े बड़े किसान हैं। तो इंडिया का जो डेयरी इंडस्ट्री, अमूल है, सुधा है, ये सब जो है चौपट हो जाएगा, इसलिए इंडिया भी इससे शामिल नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरह इंडिया चाहता था कि एक ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म हो, कि मतलब इस अमाउंट से ज़्यादा अगर कोई देश इंडिया में कोई सामान इंपोर्ट करे, भेजे, इंडिया को सामान भेजे, तो उसे बचने के लिए इंडिया चाहता था कि यार एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम तुरंत से जैसे टैक्स को बढ़ा पाएँ। जैसे उसमें था ना SPM था, SPM वाले ऊपर में पड़े, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन मेजर्स, तो उसी तरह ये भी होना चाहिए। लेकिन SSM जो था ना, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, तो बोला इंडिया भी इसी तरह चाहता था इसमें, लेकिन ये नहीं माना, ठीक है। उसके बाद रैचेट ऑब्लिगेशन। रैचेट ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है, इसमें कोई भी देश एक बार अगर एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है, तो उसको उसे नहीं निकल सकता था। तो इंडिया बोला भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अपने हिसाब से डिसाइड करें भाई, हमको अगर उससे निकलना पड़ेगा एग्रीमेंट के बाद, तो क्यों नहीं हमको निकलने दे रहे हो। तो इंडिया बोला कि यार इतना जब चीज़ तुम कर रहे हो तो हमको नहीं साइन करना है। इसके अलावा और क्या दिक्कत था कि डेटा लोकलाइजेशन का दिक्कत था। इंडिया चाहता था कि जितने भी RCEP देश हैं वो डेटा को प्रोटेक्ट करे और डेटा लोकलाइजेशन का बात बोले। लेकिन इंडिया बोला कि यार, इंडिया बोला डेटा लोकलाइजेशन के लिए, लेकिन ये देश नहीं मांगे, इसलिए इंडिया जो है बोला कि हम जो है RCEP ज्वाइन नहीं करते हैं, तुम भाड़ में जाओ, ठीक है। तो 15 देश, पहले 16 देश थे, 15 देश ही बचे और इंडिया ने साइन नहीं किया। सिंगापुर 2021 में पहला था जो इसको साइन किया, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये काम का चीज़ जो है नहीं है, जो पढ़ना है आपको, ठीक है, ये काम का नहीं है, ये आपका जो है मेंस का है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछा था, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर ऑफ एशियान। एशियान के साथ कौन कौन सा मेंबर है फ्री ट्रेड किया है, देखिए आपको इंडिया तो एशियान के साथ किया ही है। RCEP क्या भले इंडिया पार्ट नहीं है, लेकिन जितने भी एशियान के देश हैं दोस्तों, इंडिया ने उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ दोस्तों, कुछ आप भी तो सॉल्व कीजिए, इसका बताइएगा इस क्वेश्चन को आप कि एशियान के साथ किसका किसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कमेंट सेक्शन में, है ना। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक था दोस्तों रूल ऑफ ओरिजिन। रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या, उत्पत्ति के नियम। तो वो सामान कहाँ पे बना है, उत्पत्ति कहाँ हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। तो अगर कोई सामान अगर श्रीलंका में बन रहा है, मान लो स्याही, तो उस पर 0% कस्टम ड्यूटी लगेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कोई सामान चाइना में बना, ठीक है, और वो चाइना ने क्या किया, श्रीलंका को भेज दिया, और श्रीलंका से फिर वो सामान जो है इंडिया में आ रहा है, और सिर्फ नाम चेंज होके आ रहा है, तो फिर भाई ये जो सामान था बना कहाँ था, चाइना में। चाइना के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं, श्रीलंका के साथ है। तो इससे क्या होगा, इंडिया को तो लॉस हो जाएगा कि चाइना का अगर सामान घूम के अगर इंडिया में आए, लॉस होगा। तो इंडिया सबसे पहले ये देखता भाई कि इसका ओरिजिन कहाँ था, ओरिजिन चाइना में था, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस पर नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया का श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ना कि चाइना के साथ, ठीक है।